आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज हफ्ते का नया दिन, एक और नया हफ्ता, और इस नए हफ्ते के साथ हम नए दो प्यारे प्यारे लोग आपके सामने मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि आज बड़ी चीज़ें डिस्कस होनी है। पहले तो हम ज़रा डिस्कस करेंगे कि जनाब जो स्पेशल एडवाइज़र्स हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के, उनके असासाजात की फ़हरिस्त सामने आई है। उनकी जिनके पास दीगर शहरियत है, जिनके पास ग्रीन कार्ड्स हैं, उन तमाम लोगों के नाम सामने आए हैं। क्या मामला है ये, पहले तो ज़रा इस पर नज़र डालेंगे। इस पर भी नजर डालेंगे और साथ में आप तमाम तर लोगों से हमारी एक आजिज़ाना गुजारिश है जो कि आपके अपने हक में बेहतर है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन है, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन है। वो ये कि अब देखिए पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका हुआ है और जो पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आ रहे हैं वो तमाम तर SOPs का ख्याल रख रहे हैं, अपनी जान को ख़तरे में डालकर वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ताकि आपके और आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो अच्छा हो सके। तो खुदारा जब पोलियो की टीमें आपके घर आएँ, अपने बच्चों को 2 बूंद पोलियो के कतरे पाकिस्तान के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए ज़रूर पिलाएं आप। जी जनाब, और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ये पोलियो वैक्सीन, ये जो ओरल पोलियो ड्रॉप्स हैं, ये अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। चाहे उन्हें पहले वैक्सीन हो चुकी है, चाहे उन्हें पहले कतरे पिलाए जा चुके हैं, लेकिन हर बार उनको ये 2 कतरे पोलियो के पिलाने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत कुछ है जनाब। और शफात, आप मुझे ज़रा लाहौर के वेदर का भी बता रहे थे अभी। ओह यस, आज तो वैसे मेरे ख्याल में अमन है, आज तो कोई हल्की फुल्की ड्रिजल होनी है, लेकिन कल से लाहौर में क्या कुछ होगा, और लाहौर से बल्कि पूरे शुमाली पंजाब में बारिशों का एक बड़ा शदीद स्पेल आने वाला है। उस हवाले से ज़रा आज वेदर रिपोर्ट में भी बात करेंगे, मगर सबसे पहले क्या होगा जी, टॉप स्टोरीज पे नजर डालेंगे। तो टॉप स्टोरीज तो आपने जानी, और सबसे पहले आपको बताएं कि 15 घंटों बाद भी कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लांढी में जो वाक़ई 3 फैक्ट्रियों में आग लगी हुई है, इस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। तहम फैक्ट्री की छत पर 2 अफराद जो कि फंसे हुए थे उनको बचा लिया गया है। पाक बहरिया समेत शहर भर की फायर ब्रिगेड्स की 15 गाड़ियाँ और स्नॉकल्स आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग ने मुतसिल 2 फैक्ट्रियों को भी अपने लपेट में ले लिया। आग लगने से करोड़ों रुपए मालियत का खाम माल और दीगर अशिया पाकिस्तान हो गई। और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अफसल परवेज़। सबसे थोड़ी देर बाद हमें जो तफसीलात हैं वो उनसे आगाह करेंगे। भी आपको बताएं 15 घंटे हो गई है इस जगह आग लगी हुई है। एक गत्ते की फैक्ट्री में आग लगी और आग लगने के बाद 2 मज़ीद जो फैक्ट्रियाँ थी उसको भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। 15 घंटे हो चुके हैं, 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पर मौजूद हैं, स्नॉकल भी यहाँ पर मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके, जो कि मुकम्मल तौर पर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हमारे नुमाइंदे अफसल परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उससे ताज़ा तरीन सूरत हाल हम जानेंगे। अफसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। अफसल, ये बताएगा कि क्या सूरत हाल है और क्या बताया जा रहा है। 15 तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं, स्नॉकल यहाँ पर मौजूद है, क्या कहा जा रहा है, कब तक काबू पा लिया जाएगा आग पर? जी बिल्कुल, 15 घंटे गुजर जाने के बावजूद इस आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। गुज़िश्ता शाम जो है वो पहले एक फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी जो कि गत्ते की फैक्ट्री बताई जाती है, और उसके बाद आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि उसने देखते ही देखते इर्द गिर्द में जो 2 दिगर फैक्ट्रियाँ थी उनको अपनी लपेट में ले लिया। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची, ना सिर्फ सिटी फायर ब्रिगेड बल्कि पाक बहरिया और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की अपनी जो फायर ब्रिगेड है वो यहाँ पर पहुँची, और पूरी रात जो है यहाँ पर काम जारी रहा। लेकिन उसके बावजूद अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया, और फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि मज़ीद 6 से 8 घंटे लग सकते हैं इस आग पर काबू पाने के लिए, और उसके बाद जो है वो कूलिंग का अमल मुकम्मल होगा और फिर आतिशज़दगी की वजूहात मालूम हो सकेंगी, और उसके अंदर इसके नतीजे में होने वाले जो नुकसानात हैं उसका तखमीना लगाया जाएगा। सबसे खुशाइन बात यह है कि इस वाक़े के अंदर किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ इतवार का रोज़ यानी कि छुट्टी का दिन था, इसलिए जो फैक्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं वो मौजूद नहीं थे। सिर्फ सिक्योरिटी जो स्टाफ था उन्हें बर वक्त निकाल लिया गया था सिर्फ, और 2 अफराद ऐसे थे जो कि फैक्ट्री की छत पर जाकर अभी तक वजह क्या सामने आई है आग लगने की? क्या अभी तक कोई वजह मालूम हो सकी है? जी नहीं, फौरी तौर पर आतिशज़दगी की वजूहात भी मालूम नहीं हुई हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का यही कहना है कि वो उनकी पहली तरजीह यह है कि इस आग पर काबू पाया जा सके, और उसके बाद जब कूलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो इस हवाले से तहकीकात करेंगे कि आतिशज़दगी की वजह क्या थी। आग की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा थी। गुज़िश्ता
शब अब आग की शिद्दत कम हुई है, लेकिन अभी भी फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्सों में मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़की हुई है। फैक्ट्री के जो दीवारें हैं उनको तोड़कर फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो काम कर आग रहा की है। शिद्दत में सुबह कमी के तो वक्त जरूर हुई है, आग लेकिन अब भी कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। पिछले 15 घंटे से ये आग लगी हुई है। 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एक स्नॉकल यहाँ पर मौजूद है। हमारे नुमाइंदे अफसल खान हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि क्योंकि संडे था तो इस वजह से मजदूर तो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। ताहम जो सिक्योरिटी का अमला था उनको बर वक्त कार्रवाई करते हुए यहाँ से उनको भी निकाला गया, और इसके अलावा 2 शख्स जो कि छतों पे जो उस पर फंसे हुए थे उनको भी निकाल लिया गया। और साथ में आज फायर ब्रिगेड का अमला ये बता रहा है कि इस आग को बुझाने में एटलीस्ट 7 से 8 घंटे मजीद दरकार होंगे। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं ज़रा पोलियो के हवाले से। ये बीमारी दुनिया भर से तकरीबन ख़त्म हो चुकी है सिवाय पाकिस्तान के। मुल्क का मुस्तकबिल अब अपाहज होने से बचाने के लिए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने हैं। आज से मुहिम शुरू हो रही है जनाब, और आप तमाम लोगों ने आज जो आपके घर पे अगले 3 रोज़ तक जो आपके घर पे जो नुमाइंदगान आएंगे एंटी पोलियो वैक्सीनेशन के लिए, आपने उन नुमाइंदगान के साथ तावन करते हुए अपने बच्चों को 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर, ये 2 बूंद आपने अपने बच्चों को ज़रूर पिलाने। बिल्कुल, पोलियो से बचाव के लिए एयरवाई न्यूज़ की आगाही मुहिम जारी है। 4 महीने बाद मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम का असर आगाज हुआ है, जिसमें वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने की अपील की जा रही है। आपका मुस्तकबिल आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से खुदारा मत खेलिए। पोलियो वर्कर्स कोरोना वायरस की तमाम तर एहतियात बुरकार लाकर आपके दरवाजे पर आ रहे हैं और वो तमाम तर SOPs को फॉलो भी कर रहे हैं। ये टीमें आपके ताउन से घर घर जाके महफूज तरीके से बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाएंगे, और ये वर्कर्स मास्क भी लगाए हुए होंगे। जी हाँ, और हाथ सैनिटाइज भी करेंगे, बुखार भी चेक होगा। ये सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा, और 2 अरकान पर मुश्तमिल इस टीम में से एक दरवाजे पे दस्तक देगा और दूसरा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर निशान लगाएगा। इस दौरान बच्चे और इंसदादे पोलियो टीम के एहलकार के दरमियान 2 मीटर का फासला होगा। और ये बात नोट करने के काबिल है कि कतरे पिलाते वक्त पोलियो वर्कर्स दस्ताने नहीं पहनेंगे, बल्कि दस्तानों का इस्तेमाल सिर्फ वैक्सीन लाने ले जाने और दिन के आखिर में उनकी गिनती करते वक्त ही किया जाए। बिल्कुल से बात ऐसा ही है, और इसी तरह ये नुकता भी नहायत अहम है कि पोलियो से निजात के कतरे पिलाते वक्त बच्चे का मुंह खोलने या उसकी बच्चे की जो उंगली पे निशान लगाना है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसके वालिदैन या घर वालों में से कोई भी उस बच्चे को छुएगा। इंसदादे पोलियो मुहिम के वर्कर्स तो अपना फ़र्ज पूरा कर रहे हैं। अब बारी आपकी है, अब जिम्मेदारी आपकी है कि आपने अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलवानी है, और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का फ़र्ज़ भी अदा करना है, सबूत भी देना है। आपके बच्चे की जान की खातिर अपने बच्चे की जान की हिफाजत करें और उसका मुस्तकबिल माजूर और अपाहिज होने से बचा लें। सिर्फ 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर पोलियो से महफूज पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास कीजिए, और पोलियो वर्कर्स को अपने घर के दरवाजे पर खुशामदीद कहिए, जो कि अपनी जान को ख़तरे में डालकर सिर्फ और सिर्फ आपका मुस्तकबिल अपाहिज ना बने, इसलिए आपके घर पर आ रहा है, दस्तक दे रहा है। सिर्फ ये 2 लोग होंगे, एक शख्स आके दस्तक देगा और एक शख्स आके जिसने प्रॉपर्ली अपने हाथों को सैनिटाइज किया होगा, अपने मुंह पे मास्क पहना होगा, वो आपके बच्चों को पोलियो की कतरे पिलाएगा। इसलिए खुदारा अपने बच्चों के लिए और पाकिस्तान के लिए अपने बच्चों को 2 बूंद पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। दुनिया भर ने इस बीमारी पे काबू पा लिया है, अपने बच्चों को, अपने मुस्तकबिल को अपाहज होने से बचा लिया है, और ये सब मुमकिन हुआ है इस वैक्सीन के ज़रिए, इस ओरल वैक्सीन के ज़रिए, जो कि आज आपके घरों पे जो नुमाइंदगान हैं एंटी पोलियो वैक्सीनेशन के, वो आके लगाएंगे, वो आके पिलाएंगे आपके बच्चों को। और अब पाकिस्तान की बारी आ चुकी है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान ने भी इंशाअल्लाह, वो मंजिल दूर नहीं है कि जब हमने पोलियो से निजात हासिल करनी है और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है। बिल्कुल, और ये शफात ये मुमकिन नहीं है जब तक लोग ताउन ना करें। दुनिया जहान ने इससे निजात हासिल कर ली है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी यहाँ पर फंसा हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, आप तमाम तर लोग पेरेंट्स जो में देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश करते हैं कि जो 2 बूंद है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों को माजूर होने से बचाएगा, और ये 2 बूंदें अपने पाकिस्तान के लिए
جو آپ کی دھرتی ماں ہے اس کے لیے اپنے بچے کو ضرور پلائیں. مطلب جو ٹیم ہے 2 لوگوں پر مشتمل ہے. ایک آ کے دروازہ ناک کریں گے, ایک اندر آپ کے گھر کے اندر انٹر ہوں گے, پراپر ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا, انہوں نے ماسک پہنا ہوگا, ہاتھوں کو سینیٹائز بھی کیا ہوگا, اور بچوں کو چھوئیں گے صرف آپ, والدین یا گھر کا کوئی بھی شخص. جو بچے کو نشان بھی لگانا ہے وہ بھی انہوں نے لگانا ہے. تو پلیز 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 جب یہ ٹیمیں آپ کے گھر آئیں ان کو اچھے طریقے سے خوش آمدید کہیں, کیونکہ یہ آپ کے لیے, آپ کے بہتر مستقبل کے لیے اور آپ کے معذور ہونے کے لیے آپ کے گھر پہ دستک دے رہے ہیں. جناب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پولیو ویکسین کے حوالے سے ہر سال ایک پروپیگنڈا بھی آتا ہے سامنے, اور جب بھی وہ آیا ہے منہ کی کھاتا ہے. بار بار وہ لوگ جو کہ اس پورے کیمپین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اس مذموم مقاصد سے, وہ اپنے اس عزائم سے باز نہیں آتے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس بار بھی ایسے لوگوں کو نہ سنا جائے جو کہ اس حوالے سے افواہیں پھیلا رہے ہیں. اور یہ جتنی افواہیں پھیلانے والی فیکٹریاں ہیں, ان تمام لوگوں کو ہم درخواست کرتے ہیں کہ خدا را نہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں اور نہ قوم کے بچوں کا مستقبل خراب کریں. ایسا نہ ہو کہ کل کو پھر کوئی فوٹیج موصول ہو کہ جی جس میں کوئی آ کے کہہ رہا ہو کہ جی چلو بے ہوش ہو جاؤ, اور بچے پکڑ کے بے ہوش ہو جائیں کہ جی ہم بالکل یہ اس قسم کی, اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی چیز سامنے آئے. لیکن بعد میں بڑے اچھے طریقے سے وہ ایکسپوز بھی ہوئے تھے. دیکھیں دنیا جہاننے سے نجات پا لی ہے اور اب پاکستان کی باری ہے, تو اپنے بچوں کو معذوری سے بچائیں. ذرا آپ خود سوچئے کہ اگر پولیو کی ویکسین نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اس نعمت کا شکریہ ادا کریں, آگے آئیں, پاکستان پولیو پروگرام میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں. جناب اپنے بچوں کی خاطر اس 2 بوند کو ضرور آج آپ نے اپنے بچوں کو پلانا ہے. 2 بوند اپنے بچوں کی خاطر, 2 بوند پاکستان کی خاطر. اپنے بچوں کو پولیو رسک پر چھوڑنا جرم کے برابر ہے. اب پولیو کے خلاف جنگ میں ممتاز علماء کرام بھی ایئر وائے نیوز کے ہم آواز ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پولیو کے خلاف پروپیگنڈے پر دھیان بالکل مت دیں, اور اس عمل سے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. شرعی لحاظ سے انسداد پولیو ویکسین بالکل جائز ہے, اس لیے اپنے بچوں کو ویکسین ضرور پلوائیں. تو ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ کے بچے کی جان کی خاطر 2 بوند پاکستان کی خاطر اپنے بچوں کو یہ 2 بوند پولیو کے قطرے ضرور پلائیے گا, اور اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچائیے گا. متعدد فنکار اور دیگر معروف شخصیات بھی عوام میں پولیو وائرس کے حوالے سے آگاہی دینے میں پیش ہیں. اداکارہ مہوش حیات نے انسداد پولیو ٹیموں کے بارے میں بات کی جو پاکستان میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ کا بھی حصہ ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے بھی بتایا کہ پولیو پروگرام کی بھی ہیلپ لائن ہے. فہد مصطفیٰ نے بھی عوام پر ٹیموں کی معاونت کے لیے زور دیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک والد کی حیثیت سے میں ہمیشہ اپنے بچوں کی بروقت پولیو ویکسین کو یقینی بناتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں جناب, اور اب بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے خصوصی معاونین کی. تقریباً 28 مئی کو کہا گیا تھا کہ جی معاونین خصوصی جو ہیں ان کے 15 دن میں اثاثہ جات کی تفصیلات جو ہیں وہ پبلک کی جائیں گی, اور وہ 15 دن جا کے پورے ہوئے کل پرسوں, بلکہ انفیکٹ جب ان معاونین خصوصی کے اثاثہ جات کی تفصیل سامنے آئی, اور پتہ یہ چلا کہ جناب وزیر اعظم کے 5 معاونین خصوصی ایسے ہیں جو کہ دوہری شہریت کے حامل ہیں, اور زلفی بخاری صاحب برطانوی ہیں, جبکہ سید شہزاد قاسم صاحب اور ندیم بابر کے پاس امریکی شہریت ہے. تانیہ ایدروس کینیڈا اور سنگاپور کی شہریت رکھتی ہیں. موحید یوسف اور شہباز گل گرین کارڈ ہولڈر ہیں. ندیم افضل چند کینیڈین PR کارڈ ہولڈر ہیں, اور اثاثوں کی تفصیلات کے مطابق زلفی بخاری پاکستان میں اثاثے نہیں رکھتے. جی وہ والد نے 2 زمینیں پاکستان میں ان کو تحفے میں دی تھیں, اور ان کو ان کے ننہال سے 30 پلاٹس ورثے میں ملے ہیں. لندن میں ان کے کروڑوں کے اثاثے ہیں. شہزاد قاسم صاحب کے پاس لاہور میں 60 لاکھ مالیت کے 3 پلاٹس ہیں. گوادر میں 35 لاکھ کے پلاٹس ہیں. امریکہ اور UAE میں 3 جائیدادیں, اور مختلف بینکس میں 4.5 کروڑ کا ان کا بیلنس موجود ہے. ندیم افضل چند کے والد سے آپ کو بتائیں کہ ان کے 69,84,000 روپے کی زرعی جائیداد کے مالک ہیں. 94 لاکھ روپے کی ان کی 3 پلاٹس ہیں. 57 لاکھ کی غیر منقولہ جائیداد بھی ہے. اور اگر شہباز گل صاحب کے اثاثوں کے بارے سے بات کریں تو ان کے مجموعی اثاثے 15 کروڑ روپے کے ہیں. وزیر اعظم کے 15 معاونین خصوصی مشیروں کے جو اثاثوں کی تفصیلات ہے ساتھ میں یہ بھی جاری کی گئی ہے. عثمان ڈار صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں 7,11,000 روپے ہیں. 3 کروڑ 43 لاکھ روپے کیش موجود ہے.
67 लाख रुपए के कारोबार के मालिक 2 करोड़ रुपए से जायद की सरमायाकारी भी उन्होंने साथ में की हुई है। उस्मान डार को जी विरसे में 40 कनाल ज़मीन मरी में मिली है। सियालकोट में 2 कनाल का घर भी मिला है। शहजाद अकबर साहब के पास जो कि मामले खुसूसी बराए एहतसाब हैं, उनके पास 65 लाख की जायदाद है, 4.5 करोड़ की मनकूला जायदाद है और अहलिया के नाम पर 13 लाख की जायदाद और 70 लाख की मनकूला जायदाद है। हफीज शेख के पास 30 करोड़ के असासे हैं, 29 करोड़ के मकरूज हैं। शहजाद अरबाब 10 करोड़ के असासजात के मालिक हैं। 57 लाख बैंक अकाउंट में मौजूद है। अली नवाज ऐवान के इस्लामाबाद में 3 करोड़ 71 लाख की जायदादें हैं और 1 करोड़ 31 लाख गैर मनकूला जायदाद भी है। 75 तोले सोना भी है। सानिया निश्तर एक गाड़ी की मालिक हैं। बैंक अकाउंट में 6.5 लाख रुपए मौजूद हैं। 23 लाख रुपए की मकरूज हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मोईद यूसुफ का अपने ट्वीट में कहना है कि उनके पास सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत है। जब से जिम्मेदारियां संभाली हैं वो अमरीका वापस नहीं गया। इसी तरह मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा है कि बराए मेहरबानी रोजनामा जंग और डॉन तसी फरमा लें, सिर्फ पाकिस्तानी हूँ, किसी और मुल्क की शहरियत है ना, पासपोर्ट रखता हूँ, ग्रीन कार्ड इनके पास ज़रूर है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि नवाज शरीफ जब मुल्क के वज़ीर आज़म थे और यूएई का कामा रखते थे, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा थे और यूएई का कामा रखा हुआ था, इसहाक डार वज़ीर ख़जाना थे और सऊदी अरब का कामा था। इल्ज़ाम तराशी के बजाय एहसन इकबाल अपने गिरबान में झांके, सियासी दरों की भी कोई शर्म होती है, हया होती है। एहसन इकबाल हमारी फिक्र छोड़ें, पहले अपने कामों का जवाब दें, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, ये कहना था जुल्फ़ी बुखारी। लेकिन मदिया सवाल ये पैदा होता है कि अब यहाँ पे अगर मेरे ख्याल में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी अगर वो मेंशन ना किया जाए कि खुद पीटीआई का क्या स्टांस रहा है बिल्कुल उन लोगों के हवाले से कि जिनकी दोहरी शहरियत है। कहा यह गया था कि जिन लोगों का इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है, हाँ, वो लोग पाकिस्तान की खिदमत कैसे कर सकते हैं, जिनके बैंक बैलेंसेस अब्रॉड है। और इस हवाले से तनकीद की जाती रही है, लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता रहा है क्योंकि उनके पास दूसरे मुल्कों के अकामे। तो फर्क क्या है अकामे में और ग्रीन कार्ड? एग्जैक्टली मतलब इकामे में तो चले आप बाहर जॉब वगैरह कर रहे हो, इसमें तो आपके पास ग्रीन कार्ड भी है, इसमें तो आपके पास शहरियत भी है। तो खैर ये बड़ी मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जान लेते हैं। एग्जैक्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं इस हवाले से। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेटर शहरी रहमान के साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि काबीना के अरकान की जानिब से दोहरी शहरियत के हवाले से अब तफसीलात सामने आई हैं और पूरी कौम अब ये तफसीलात जानती भी है। ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? काबीना अरकान की जानिब से दोहरी शहरियत के हवाले से तफसीलात सामने आ गई हैं। तो देखिए इसमें तफसीलात तो सामने यूँ आई हैं कि पीटीआई की अपनी काबीना के मेंबरान ने काफ़ी शोर व गुल मचाया है और ये डिमांड की है कि अगर हम सारे एसेट्स डिक्लेयर कर सकते हैं तो ये जो फ़ौज है मुशीरों की और एडवाइज़र्स की और स्पेशल असिस्टेंट्स की ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हसास ओहदों पर भी हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, ये लिस्ट सामने आई है। अच्छा चलें, अच्छी बात है सामने तफसीलात। अब ज़रा ये बताइएगा कि आपके ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो समंदर पार पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी जो है उसका क्या होना चाहिए? मतलब जो दोहरी शहरियत के हामिल हैं उनको क्या ये हक नहीं है कि वो आएँ और पाकिस्तान के हवाले से कोई बातचीत कर सकें? तो आपको लगता है कि ऐसा दोहरी शहरियत के हामिल अफराद के लिए डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में आना ये गलत है? समंदर पार पाकिस्तानियों पर हम कोई पेट्रियाटिज्म का हम कौन होते हैं ठप्पा लगाने वाले? वो बड़े हुब्बुल वतन होते हैं और पाकिस्तान के साथ उनकी जो रिश्ता है वो लाजवाल है और हर तरह कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ये एक दूसरा मामला है। मामला ये है कि जब पार्लियामान का कोई अरकान नहीं हो सकता दोहरी शहरियत का या नहीं अपना कोई ओहदा रख सकता अगर उनकी 2 नेशनैलिटीज़ हैं, तो फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये तज़ाद है, ये भी नहीं होना चाहिए। और मेरी इत्तला में कोई 4 हैं जिनकी मुस्बत या 3 मुझे नहीं मालूम, जिनकी डिटेल्स आई हैं और इसकी तस्दीक भी हुकूमत को करनी चाहिए। किसी का ग्रीन कार्ड है, किसी की सिर्फ रेजिडेंसी है। देखिए जो यहाँ आ गए हैं सब कुछ छोड़ के वो अलग बात है, उनको हमें वेलकम करना चाहिए। लेकिन जिनकी ड्यूल नेशनैलिटी एग्जिस्टिंग है तो उस पर आप सवाल तो ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा तो शहरी साहब क्या समुद्र पर पाकिस्तानी की जानिब से मुल्क की सियासत और उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा नहीं कर सकते? क्या इस पर कौमी सतह पर किसी मुफाहमत और मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत नहीं है?
मुश्तरका हिकमत अमली कौमी सतह पर किसी भी मफाहमत हमेशा हो सकती है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक रद्द अमल आ चुका है, क्लियर वर्डिक्ट आ चुका है पार्लियामान के हवाले से, अरकान डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी का तो हमेशा वो रहा है कि देखिए असासे जहाँ तक लोगों के वेरीफाइड हो, तो ये कहना कि फलां का असासा इतना है, फलां की प्रॉपर्टी इतनी है, अगर वो बता रहे हैं कि उन्होंने ऑनेस्टली बनाए हैं या वो छुपा नहीं रहे हैं और असासे आपके सामने, मनी ट्रेल भी नज़र आ रही है, उनकी ज़िंदगी की कारोबार हो सकता है। मतलब ये कह देना, मैं तो ये नहीं कह रही कि आपने गलत काम किया है, तो अगर नहीं है, आपने अगर जेन्युइन अर्न किया है तो वो अलग बात है और ज़रूर करें, सरमाया यहाँ लाएं और इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन दोहरी शहरियत बहुत एक कंट्रोवर्शियल चीज़ इसलिए बन जाती है क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशंस हो चुके हैं पहले भी पार्लियामान में, और दूसरी बात तो पीपल्स पार्टी की तरफ से इमरान खान का तो बहुत सख्त रवैया रहा है। उनकी आप बार बार तकारीर सुन लें कि अगर दो मुल्कों में ओट लेना पड़ता है तो ये कैसे यहाँ सर्व करेंगे, वो भी सेंसिटिव और हसास पोजीशंस में, जहाँ वज़ीरों को तो ओथ लेना पड़ता है, हमें तो हल्फ उठाना पड़ता है। तो ये जो फ़ौज है स्पेशल असिस्टेंस और मुशीरों की, इन पर क्या लागू होना चाहिए, किस कानून के ज़रिए यहाँ काम करें, किस कानून के पे काम करें? क्योंकि जब दोहरी शहरियत आपकी हो तो आप पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकते, देन हाउ कैन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ अ कैबिनेट? जी जनाब, और इस हवाले से मामला ये नहीं है कि ये जस्टिफाइड है या नहीं, बल्कि इस हवाले से जो पीटीआई की प्रीवियस स्टैंडिंग रही है वो इतनी हार्ड कोर है कि उसके बाद ये बात जस्टिफाई करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पीटीआई का मौक़िफ़ जान लेते हैं, उसी को जांच रहे हैं, उनके अपने म्यार को एग्जैक्टली जांच जी। रहे हैं यहाँ पर, हाँ। कमल शोजब साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें ज़रा शामिल गुफ्तगू करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पीटीआई की बड़ी हार्ड कोर स्टैंडिंग रही है अकामों के हवाले से और उन लोगों के हवाले से जिनकी बाहर किसी न किसी किस्म के कोई परमिट्स मौजूद हैं रेजिडेंसी के या किसी दूसरे हवाले से। खान साहब खुद कहते रहे हैं कि वो लोग पाकिस्तान के वफादार कैसे हो सकते हैं जिनके स्टेक्स पाकिस्तान में नहीं है, जिनके बच्चे बाहर हैं। आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच शफात एंड मदिया। देखें, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, मैं दोनों बारी बारी बयान कर देती हूँ। एक टेक्निकल है, एक पॉलिटिकल है। वज़ीर आज़म इमरान खान की साबका जितनी भी कल से वीडियो सर्कुलेशन में है, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखाया जा रहा कि जो लोग यहाँ पे सियासत करते हैं प्रॉपर तरीके से, जो यहाँ पॉलिटिशियंस हैं, रजिस्टर्ड हैं, अपनी पार्टीज़ के लीडर्स हैं, उनके असासे और उनकी सारा कुछ पाकिस्तान में जिनका सारे स्टेक्स हैं, और वो दोहरी शहरियत के निकल आते हैं, यानी कि जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं, जिन्होंने यहाँ पर आके ऐसी की पोजीशंस पे बैठना है जहाँ उनके पास साइनिंग अथॉरिटी भी है, डिसीजन मेकिंग भी लेकिन उन्होंने मौमिन करनी है, खुसूसी पॉलिसी जो मेकिंग भी उन्होंने हैं करनी है। उनकी भी बड़ी की पोजीशन है, वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान को जो उनकी पर्सपेक्टिव्स हैं, जो रिस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव हैं, जो उनकी फील्ड्स हैं, उस हवाले से मशवरे देते हैं, फिर उन पर अमल दरामद भी होता है। मैं एक मिनट ज़रा मुझे कर दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। श्योर। देखिए, एक डायरेक्ट आपकी पोजीशन होती है, जैसे फेडरल मिनिस्टर्स हैं, और मैं हैरान हो रही हूँ, शहरी रहमान साहबा बहुत ज़बरदस्त जानती हैं लॉ को, और एतजाज़ एहसन साहब थे जिन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट का जो कंटेस्ट किया था इनके लिए जाके केस जुल्फ़ी बुखारी साहब का। दो रोल्स हैं, इनको मिक्स करने की कोशिश की जा रही है। एक इसका पॉलिटिकल नैरेटिव है और एक इसका टेक्निकल है, जैसे मैंने बयान किया। पार्लियामान में इसलिए वो इलेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि पार्लियामान में लेजिस्लेटर्स बैठे हुए हैं। इन जो SAPMs होती हैं, इसमें क्लियर वर्डिक्ट में लिखा हुआ है कि इनका दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और सिग्नेटरी अथॉरिटी भी इनके पास नहीं होती। दूसरी बात यह कि कैबिनेट में इलेक्टेड सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होता है, बाकी काबीना का कॉन्सेप्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन और उसकी साइनिंग अथॉरिटी, और अब जिस तरह बाद में एक फैसला भी आ गया था कि कंबाइन करके वो वज़ीर आज़म का फैसला काउंट होता है। तो वज़ीर आज़म आपका इलेक्टेड है, पाकिस्तानी है, उसके तमाम असासाजात पाकिस्तानी है, वो अपनी काबीना के किए हुए फैसलों की ज़िम्मेदार होते हैं, और ये कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ये इस्तेकाक दिया गया है, जो इन सब ने मिलकर दिया है। आपने कहा कि मुआवरीन एतराज़ ख़ुसूसी के पास सिग्नेटरी अथॉरिटी नहीं होती, टेक्निकली ये पॉइंट वैलिड है, लेकिन क्या ये बात भी वैलिड नहीं है कि मुआवरीन ख़ुसूसी के मशवरों की वजह से बाज़ औक़ात ऐसे फैसले हुए हैं जो कि अवाम में ज़्यादा मकबूल नहीं हुए? खुद आपकी जमात को बड़ी तनकीद का और बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म का सामना रहा है उन मुआवरीन ख़ुसूसी के डिसीजंस की वजह से। पेट्रोलियम का डिसीजन हो गया, चीनी का डिसीजन हो गया, आटे का डिसीजन हो गया,
خود رزاق داؤد صاحب کا جو ڈیسیجن تھا جب پارلیمنٹ کی قرارداد آئی تھی کہ جناب آٹا ایکسپورٹ نہیں ہوگا، اس کے اوپر ان کا جو سٹانس تھا وہ سب کے سامنے تھا، تو گو کہ ان کے پاس ٹیکنیکلی سگنیٹری اتھارٹی نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے پاس فیصلے کروانے کا اور پالیسی بنانے کا اختیار تو ہے۔ دیکھیں آپ شفاعت ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس کو ذرا ایکسپلین کر دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو وہ یہاں پہ ایز اے سیاست دان انہوں نے جوائننگ کی ہو یا یہاں سے سیاست لڑی ہو یا سیاست کرتے ہو، پھر ہم ان کو الزام تراشی کریں۔ ایز اے ٹیکنوکریٹ ایڈوائزر پوزیشن پہ آپ اپنے ہی ملک کے وہ ایکسپرٹ لوگ جو باہر سروسز دے رہے، ایک سکسیسفل لائف گزار رہے ہیں اور پاکستانی ہے، بیسک ان کی شہریت پاکستانی ہے، اور آپ نے ایز اے ٹیکنوکریٹ ان کو یہاں پر لیا ہوا ہے اور ان کی ایڈوائزری پوزیشن ہے، جبکہ ان کے منسٹریز کے منسٹر انچارج وزیر اعظم خود ہیں۔ تو اس صورت میں، اور ایک آپ باہر سے وزیر اعظم امپورٹ کر کے لے آئیں، جن کی بات ہو رہی تھی شوکت عزیز صاحب کی، جس نے خود سارے ملک کو چلانا ہے، اس میں اور اس کی کمپیریزن میں یہی فرق ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ لوگوں ایسٹس میں اور لائبلٹیز میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہو جنہوں نے الیکشن کمیشن کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہو، اپنے ایسٹس نہ ادھر ڈکلیئر کی ہو۔ ایک منٹ دیجیے گا مدیہ، جی ہم تو صرف یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ تحریک انصاف کا ڈے ون سے موٹو ہی یہی تھا، اسی بات کی بار بار بات کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے اپنی فیملیز پاکستان میں نہیں رہتے، جن کا پاکستان میں بزنس نہیں ہے، جن کے تمام تر اکاؤنٹ جیسے معاونین خصوصی کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ باہر ہیں، ان کا پاکستان میں کیا انٹرسٹ ہوگا؟ اب وہی معاونین خصوصی آج کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہیں، ان کے اہم فیصلے جن کی وجہ سے جب نے دیکھا مہنگائی بھی بڑھی اور عوام کو سفر بھی کرنا پڑا۔ مدیہ، عمران خان صاحب کیبنٹ کے ہیڈ ہیں ایز پرائم منسٹر، انہوں نے جو بھی ڈیسیژن ہے وہ کیبنٹ کا کلیکٹیو ڈیسیژن ہوگا۔ ایک شخص کی بات کو ہم صرف اگر سیریس لے سکتے ہیں تو وہ وزیر اعظم بالکل صحیح بات ہے جی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات کو ہی سیریس لینا چاہیے۔ کمل شوزم صاحب لاسٹ کمنٹ چاہوں گا اس پہ، بالکل صرف ایک لاسٹ کمنٹ مجھے دیجیے گا، کیا فرق آپ دیکھتی ہیں گرین کارڈز میں، پی آر پرمٹس میں اور اقاماز میں؟ صرف ایک جملے میں بتا دیجیے گا۔ اگر تو میں بطور ممبر نیشنل اسمبلی یہاں پہ اگر لوگوں سے ووٹ لے کے ایز اے پولیٹیشین اقامہ ہولڈر ہوں تو الیکشن کمیشن کی شک میرے اوپر ویلڈ ہوتی ہے، لیکن اگر میں پہلے سے ہی باہر سیٹلڈ ہوں، پوری دنیا کو پتہ ہے اور مجھے اور یہ جو نان اینٹیٹیز ہیں، یہ لوگ جو نان پاکستان ریزیڈنٹس ہیں جن کے پاس ڈوئل نیشنلز ہیں، جب یہ پاکستان کے سیاست دانوں پہ تنقید کرتے ہیں تو کیا یہ سیاست نہیں ہوتی؟ دیکھیں سیاست میں آپ کے پاس ڈوز اینڈ ڈونٹس کی پوری جو ہے وہ مسودے موجود ہیں، کانسٹیٹیوشن نے اس کو ڈیفائن کر دی ہے، جیسے سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن بھی ہے، لیکن ٹیکنوکریٹس میں یا ایڈوائزری پوزیشنز میں آپ کو کانسٹیٹیوشن اجازت دے رہا ہے۔ کمل شوزم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی، ہم جلدی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، وقت ہمارے پاس مختصر تھا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور بریک کے بعد ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں پنجاب پولیس کے باہمت اور محنتی سب انسپیکٹر محمد عرفان سے، جنہوں نے اپنی ڈیوٹی کے دوران کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کر لی ہے۔ اس حوالے سے احمد کھوکر کی جلدی سے رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ میرا مشن تھا کہ میں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کرنی ہے، لہذا بے شک یہ اس مشکل جاب میں بھی میں نے اس کو مکمل کیا ہے، میں نے اپنے مشن کو مکمل کیا ہے، یہاں سے ٹائم نکال کے اپنے فرائض کو بھی سر انجام دیا ہے اچھے طریقے سے۔ محمد عرفان سے ڈاکٹر محمد عرفان کا سفر طے کرنے والے سب انسپیکٹر کا کہنا ہے کہ وہ تھانے کے کاموں سے فراغت پر کتابوں میں گم ہو جاتے تھے۔ میں نے اپنی نیند کو کم کر لیا، میں نے 3-4 گھنٹے کر لیا، ٹھیک ہے، جو ایکسٹرا ٹائم ہے وہ میں نے اپنی اسٹڈی میں لگا دیا۔ تو یہاں پہ تفتیش میں جو مثل رائٹنگ ہے یا جو ہے وہ ریڈنگ ہے وہ میں نے نائٹ میں کی ہے، اور دن کو میں نے جو اپنی ایجوکیشن پہ تھوڑی سی توجہ دی ہے۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر نے محکمے کے فخر ڈاکٹر عرفان کو حوصلہ افزائی کے لیے تعریفی اسناد سے بھی نوازا۔ جو لوگ نوکری کو تعلیم کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں تو ڈاکٹر عرفان ان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ کیمرہ مین میاں ناظم کے ساتھ احمد کھوکھر، ایئر وائی نیوز، لاہور۔ اب بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد عرفان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیں سر، یہ آپ پولیس کی نوکری میں تھے، کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کیا، یہ کیا معاملہ تھا، ذرا یہ ایکسپلین کیجیے گا۔ جی تھینک یو فار یور انویٹیشن۔ اس میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ سٹارٹ میں جب میں نے میٹرک کیا، ایف ایس سی کیا، بی ایس سی کیا، تو آفٹر گریجویشن جو ہے میں نے ایک جاب کر لی انڈسٹری میں، وہاں 2-3 سال میں نے جاب کی ہے انڈسٹری میں۔ تو وہاں کیمسٹری کا ریئل فیس جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے،
कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकली क्या है। वो थ्योरेटिकल चीज़ें जो हम सोच रहे होते हैं या वो खुश्क चीज़ें जो स्टूडेंट को बागी करती हैं, वो रियल फेस जो है और प्रैक्टिकल जो केमिस्ट्री थी वो मैंने वहाँ पे सीखी है। तो 2-3 साल लगाने के बाद जो है वो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है और इसको आगे जाना चाहिए, इसको मज़ीद जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैंने जो है वो छोड़ के एमएससी केमिस्ट्री जो है जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। 2 साल मैंने जो है वो एमएससी लगाने के बाद फिर मैंने जो है वो एक इंडस्ट्री ज्वाइन की और वही केमिस्ट्री जो मैंने रीड की थी, पढ़ी थी, उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। तो केमिस्ट्री को जब मैंने इम्प्लीमेंट किया तो फिर मुझे लगा कि ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है इसको लास्ट तक जाना चाहिए, ये इसको जो है वो आखिरी हद तक जाना चाहिए। तो वहाँ पे मुझ में जो है ये इंस्पिरेशन पैदा हुई कि मैं इसको जो है वो कंप्लीट करूँगा हर सूरत अपनी पीएचडी को। लेकिन जो है वो मैं जॉब जो है पुलिस में हो गई मेरी। मैंने वो छोड़ के पीछे वाली जॉब, इंडस्ट्री की जॉब छोड़ के मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली। लेकिन वो साथ में इंस्पिरेशन थी। 2-3 साल मेरी ट्रेनिंग वैसे के बड़ा बाद बड़ा 2011 फर्क में था आपकी मैंने दोनों अपना जॉब start में। डॉक्टर साहब वैसे ये बताइएगा कि आपका साइनॉप्सिस क्या था? सिनॉप्सिस मेरा था सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप स्टडीज ऑफ 3-4-5 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड 1-4 ट्राइजोल हाइड्रोसाइक्लिक स्कैफोल्ड्स ड्राइव्ड फ्रॉम पैरा अनिसिक एसिड। डॉक्टर साहब अल्लाह की कसम तो, सर के ऊपर से जो है गुजर गया ये- मेरे दोबारा से। मुझे आप अल्फाज में अब ये एक्सप्लेन करें ताकि जो मेरे साथ और बहुत सारे चलिए लोग मैं जो इस देख रहे हैं। हाँ इसमें चले मैं आसान कर देता हूँ हाँ। कि ट्रायाजोल एक ड्रग एज ए ड्रग यूज़ होती है। ट्रायाजोल ठीक है, मेडिसन एज ए मेडिसन। अल्जाइमर डिजीज़ वो जो पेशेंट्स जो अपनी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है या ख़त्म हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे उनकी एज बढ़ती है, तो ये वाली जो मेडिसिन है वो उनकी जो है याददाश्त को जो है वो तेज़ करती है। इसमें चले वो हम लंबी बहस में चले जाएंगे अगर मैं केमिस्ट्री के हवाले से बात करूं, लेकिन सिंपली ये है कि ये एक मेडिसिन है और जिसको तैयार करना और उसकी सारी एक्टिविटीज़ और उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमिन करना और उसकी कितनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अच्छी हैं That's और incredible। अच्छा, कितनी उसकी जो है वो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने मकाले भी लिखने हैं, आपने रिसर्च भी करनी है और आपकी पब्लिकेशंस भी आनी है, तो पुलिस में तो नौकरी में रहते हुए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या पुलिस को आप कंटिन्यू रखेंगे या आप रिसर्च ओरिएंटेड हो जाएंगे टोटली? नहीं सर, इसमें यह है कि जो मुश्किल टाइम था वो गुजर गया है। मेरे जो है वो 4 माशाल्लाह पेपर पब्लिश्ड हैं, ठीक है, और एचईसी ने मुझे जो है वो डिग्री अवार्ड कर दी है, यूनिवर्सिटी ने भी, और लिहाजा इसमें अब हाँ जी रिसर्च पेपर है। रिसर्च पेपर जो है वो इतना मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, वो कहाँ आप पुलिस सिंपली की 2-3 घंटे नौकरी, लगा के कहाँ आप एक मेडिसिन पे इतनी भरपूर किस्म की जबरदस्त किस्म की रिसर्च। मुझे बताएं, पुलिस के महकमे में रहना है या फिर अब आगे आपका प्लान है कि आप कब बिल्कुल फील्ड चेंज कर लेंगे या फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी फिर आप करेंगे? हाँ जी, इसमें यह है कि सबसे पहले जो है मेरी सारी हमदर्दियाँ जो है वो पुलिस फोर्स के साथ है, क्योंकि ये पुलिस है जिसने मुझे जहाँ पे मैंने 13 साल अपने गुजारे हैं, जिसने मुझे वक्त दिया है, जिसने मुझे टाइम दिया है, जिसने मुझे फाइनेंशियली असिस्ट किया है कि मैं अपनी तालीम को, अपनी मंजिल को जो मैंने एक चूज़ की हुई थी, जो मैंने एक अपने दिमाग में जिसको इंस्पायर बनाया हुआ था, वहाँ तक पहुँचने में इसने मेरी बड़ी मदद की है। तो सबसे पहले जो है मेरी जो है वो सारी हमदर्दी इसके साथ है। सारी हमदर्दियाँ आपकी जी पुलिस के साथ हैं और बिल्कुल होनी भी चाहिए जी। वो इदारा जिसने आपको मौका फराहम किया, उस इदारे के साथ आपकी लॉयल्टी कायम रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब, डॉक्टर इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे। छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। बाखबर सवेरा में पेशावर की सेंट्रल जेल में एक बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली आई है और वो ये कि अब जेल के बीचों बीच एक ओपन एयर जिम का एहतमाम किया गया है और ओपन एयर जिम महकमा खेल के ताउन से लगाया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा जनाब मुराद अली मोमिन साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया मुराद साहब वक्त देने के लिए। मुराद साहब, पहले तो ये बताइएगा पेशावर जेल के बीचों बीच ये ओपन एयर जिम, ये क्या आइडिया था, क्या कॉन्सेप्ट था? थैंक यू शफात, आप लोग का बहुत शुक्रिया। ये खैबर पख्तूनख्वा का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ 1000 प्लेइंग फैसिलिटीज़ इन खैबर पख्तूनख्वा। ये कि हमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को खेलों की सहूलियात देने थे। तो ये हमारे नए सेक्रेटरी साहब आए हुए थे, अबिद मजीद साहब, और उन्होंने ये आइडिया दिया था कि भाई हमने जेल के अंदर भी ओपन एयर जिम लगाने हैं और इनको खेलों की सहूलियात प्रोवाइड करना है। सही। तो इस सिलसिले में फिर हमारी आईजी साहब के साथ मुलाकात हुई थी, मसूद रहमान साहब के साथ,
تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ محکمہ جو کھیل و ثقافت ہے خیبر پختونخوا یہ سب سے پہلے پشاور جیل کے اندر اوپن ایئر جم لگا دیں گے. اوپن ایئر جم یہ ہمارے ڈیولپمنٹ آف 1000 پلینگ فیسلٹیز کا ایک کمپوننٹ ہے اور پورے خیبر پختونخوا میں فرسٹ فیز میں 35 اوپن ایئر جمز لگانے ہیں. اور یہ اصل میں یہ تھا کہ بیسیکلی اوپن ایئر جم تو یہ ہوتا ہے کہ پبلک پارکس میں ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کی ایکسیس ہو, رسائی ہو, جہاں پہ بچے جا سکے, پارکس میں اس پہ موٹر فزیکل فٹنس کے لیے. اچھا مراد صاحب لیکن جیلوں کے اندر قیدیوں کا تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ چلیں صرف یہ نہیں ہے کہ جسمانی صحت اس سے بہتر ہوگی بلکہ یہ جب ایکسرسائز وغیرہ کریں گے اوپن ایئر جم ہے تو اس سے ذہنی جو ہے صحت وہ بھی کافی بہتر ہوگی. تو کیا لگتا ہے کہ ان تمام تر ایکٹیویٹیز سے جو ان کی جرائم والی زندگی تھی اس سے بھی فرق پڑے گا, اس کو بھی اثر انداز کرے گی تمام تر ایکٹیویٹیز؟ جی ڈیفینیٹلی مدیحہ اس کے پہ تو اثر اس وجہ سے کرے گی کہ جتنی ہم نے پہلے انفراسٹرکچرز بنائے نا جیل کے اندر, جس طرح ہم نے پشاور جیل میں اوپن ایئر جم لگایا ہوا ہے تو اسی طرح ہم نے مردان ڈسٹرکٹ جیل میں بیڈمنٹن ہال بنایا ہوا ہے. تو ان میں ان لوگوں جتنے بھی قیدیز ہیں ان کے اندر پھر ہم سافٹ ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. سافٹ ایکٹیویٹیز سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے درمیان پھر ہم گیمز کے کمپٹیشنز کراتے ہیں اور ان گیمز کی کمپٹیشن میں ہم پھر ان کو جو کیش ایوارڈز ہوتے ہیں یہ دیتے ہیں. پچھلے سال بھی پشاور جیل میں جب شاہد اللہ صاحب آئی جی پریزن تھے تو انہوں نے مختلف جیلوں میں کھیلوں کے جو کمپٹیشن تھے وہ ارینج کیے ہوئے تھے. جس طرح اوپن ایئر جم میں فزیکل فٹنس کے لیے, اسی طرح اب ہم باقی جیلوں میں بھی یہ اسپیشل فوکس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم ٹیبل ٹینس کی فیسلٹی پرووائڈ کر دیں. وہاں پہ جو انڈور گیمز ہوتے ہیں جس طرح لڈو ہو گیا, کریم بورڈ ہو گیا اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی والی بال ہو گیا, باسکٹ بال ہو گئے, اس ٹائپ کی فیسلٹیز اس وجہ سے پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ذہن پہ جو وہ ایک کرمنل ایک دباؤ ہوتا ہے تاکہ ان کا یہ ماحول ان کے جیل کے اندر ہم ان کو تبدیل کر سکیں. اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہیلتھی فزیکل مائنڈ ہوتا ہے نا تو وہ ایک ہیلتھی مائنڈ بھی ہوتا ہے. تو اس سے ان لوگوں کی ایک سوچ میں ضرور فرق آئے گا اور اس میں ہماری جو اسپیشل فوکس ہے ہم خواتین میں بھی دے رہے ہیں. پھر وہ جوینائل وارڈ جو ان کے جہاں پہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم اسپیشل اس پہ اٹینشن دے رہے. تو اس پہ ہماری پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹیم ہے پی ایم یو کی, اس پہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یار سب سے پہلے ہم جو کر سکتے ہیں تو پشاور جیلوں کے علاوہ جتنے بھی باقی جیل ہیں ان بچوں کے لیے سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کریم بورڈ, لڈو, ان قیدی بچوں کے لیے بچے سفر ہو رہے ہیں سپورٹس کی ایکٹیویٹیز انٹروڈیوس کروانا مراد جن کا صاحب قصور بھی ایکسلنٹ انیشیٹو اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم, اور ڈیفینیٹلی جو کرمنل پریشر ہے ان چیزوں کے اوپر سے کم کرنا یہ بہت ضروری ہے اور بچوں کو بھی اس ماحول سے نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, کہیں میں جائے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. اور باخبر سویرا میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں لیکن سب سے پہلے بات کریں گے دوائیوں کی قیمتوں کے حوالے سے, کیونکہ دوائیوں کی قیمتیں جناب اس حالات میں جب شدید ضرورت ہے دوائیوں کی 10% بڑھنے کا اعلان ہونے والا. بالکل اعلان ہونے والا ہے اور شفاعت یہ 2 سال میں 5 دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ دوائیوں کی قیمت جو ہے وہ بڑھنی جا رہی ہے. اور شیخ رونوش کی قیمتیں تو آلریڈی شیخ رونوش کی قیمتیں تو آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. اور اسپیشلی جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے نا کہ ٹماٹر, لہسن, ادرک کی اب آپ دیکھیے گا بقرہ عید سے پہلے قیمتیں بڑھ جائیں گی. ایگزیکٹلی وہی چیز ہوئی ہے. ہم اس پہ بھی جا کے بات کریں گے کہ بھئی قیمتیں ایک دم اتنی کیوں بڑھ جاتی ہیں. اور دوائیوں کے پیچھے قیمت بڑھا دی گئی ہے. یہ شفاعت اب یہ بڑا یہ ظلم ہے. ذرا دیکھتے ہیں جی اس حوالے سے بھی ذرا بات کرتے ہیں. بہت کچھ ہے جی آج کے شو میں. ابھی 10 سے لے کے 11 بجے تک باخبر سویرا کی دوسری اننگز راؤنڈ 2 میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے جناب؟ بہت کچھ ہوگا لیکن سب سے پہلے ہم اناؤنس کرتے تھے ٹاپ سٹوریز. تو سب سے پہلے جناب بات کرتے ہیں باخبر سویرا میں دواؤں کی قیمت میں اضافہ جو دیکھنے میں آیا. 7 ماہ میں تیسری بار اضافہ ہونے جا رہا ہے اور یہ وہ دور ہے کہ جب کورونا اپنے شدت پہ ہے اور اسی دوران حکومت نے فارما کمپنیوں کو ادویات کی قیمتوں میں 7 سے 10% اضافے کی اجازت دے دی. دوا ساز کمپنیز کو کنزیومر پرائز انڈیکس کے تحت ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت دی گئی ہے اور ڈریب کی نوٹیفیکیشن کے مطابق بنیادی ادویات کی قیمتوں میں
7%, जबकि दीगर अद्वियाती कीमतों में 10% इजाफे की इजाजत होगी। और गुज़िश्ता बरस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक बुनियादी अद्वियाती कीमतों में 5%, जबकि दीगर तमाम अद्वियाती कीमतों में 7% इजाफे की इजाजत दी गई थी। और 2 साल में आपको बताते चलें कि ये छठी मरतबा है कि दवा की कीमतों में इजाफा किया जा चुका है। और इसी वाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान ड्रग्स लॉयर्स फोरम के सदर और फार्मासिस्ट नूर मोहम्मद साहब। नूर मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि ड्रैब की जानिब से कीमतें बढ़ाने का ये क्या मैकेनिज्म है? ये छठी दफ़ा 2 साल में ऐसा हुआ है कि कीमतें बढ़ा दी गई हैं। जी, मैकेनिज़्म असल में जो तरीक़ाकार होना चाहिए, जो रिकॉर्ड होना चाहिए दवाइयों की कीमतों का, वो ड्रैब के पास है ही नहीं सिरे से, कि कौन सी दवा की क्या कीमत है, कौन सी दवा रजिस्टर्ड है। ये जो होना चाहिए, ड्रैब इसका कस्टोडियन है इस चीज़ की कि दवाइयों की कीमतों की। लेकिन वो क्या करते हैं कि आए रोज़ जो है कंपनियों को लिखते हैं कि किस दवा की क्या कीमत है। अभी 16 जुलाई को जो है उन्होंने लिखा है, इससे पहले 26 मार्च 2019 को उन्होंने लिखा, मतलब कि कंपनियों को कहा कि कौन सी दवा की क्या कीमत है, जो कि हालांकि खुद ड्रैब की जिम्मेदारी है कि वो हमें बताते कि अभी फलां दवाई है। अब क्या है कि इमरान खान ने कोशिश की, उन्होंने जो अज खुद इजाफा होता है ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 के मुताबिक, पिछले साल तो हुआ था, इस दफ़ा हमने मई में जो है यंग फार्मासिस्ट और ड्रग लॉयर फोरम में लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि जुलाई में इजाफा होने जा रहा है, इसको रोका जाए। फिर उसका जो है क्या हुआ आपके सामने है। असल में ड्रैब में जो करप्ट माफिया बैठा हुआ है वो मरीजों के हकूक के लिए, मरीजों के हक के लिए काम ही नहीं करता। होना तो ये चाहिए। जब शहबाज शरीफ साहब का दौर था तो एक काम किया गया था और वो ये था कि एक डेस्कटॉप बना दिया गया था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया था कि जिसमें अद्वियात की मैन्युफैक्चरिंग से लेके उनके रिटेल तक तमाम की तमाम चीज़ें एक डैशबोर्ड पर मौजूद थीं। ये मामला इसलिए किया गया था ताकि दवाइयों की कीमतों में ना खुद साख्ता इजाफा किया जा सके, और ये जो बार बार इजाफे होते हैं, कभी किसी चीज़ की शॉर्टेज का बहाना बना के, कभी किसी चीज़ का, इसको भी ज़रा मद्देनज़र रखा जा सके। क्या वो सिस्टम अब काम नहीं कर रहा, या फाल नहीं है, या मॉनिटरिंग में कमी है? कहाँ कोताही हो रही है कि मुसलसल इस दौर में अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है? देखें, अद्वियात की कीमतें जो है ना, ऐसा गोरख धंधा बन चुका है कि ख़ास तौर पे आप नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं। 27 नवंबर 2013 को 15% इजाफे का नोटिफिकेशन 1001 जारी हुआ। फिर वो हमने एहजाज किया वगैरह, तो 3 दिन बाद वापस हो गया। तो फिर कंपनियों ने ड्रैब की मिली भगत से जो है वो सिंध हाई कोर्ट से स्टे जो है वो सिंध हाई कोर्ट में पेश नहीं होते थे। वो 15% इजाफा जो है वो तकरीबन 522 अरब जो है वो कंपनियों ने लूटा गरीब मरीजों का। अब क्या है कि हमारे मुल्क में जो आप मैकेनिज्म की बात करें, शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ तो सबसे ज़्यादा मैं कहता कसूरवार है। वो वजह क्या है कि 18वीं तरमीम 30 जून 2011 से जो है सूबों को दे दी गई हेल्थ और एजुकेशन, तो सूबों ने कोई काम नहीं किया। मैंने जो है शहबाज शरीफ साहब को खत लिखे, बाकी सूबों को लिखे। देखें, यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल माफिया है, वो चाहे वो रॉ मटेरियल की कीमतें कम हो, कुछ भी हो, अद्वियात जो है ना वो बढ़ाते ही रहते हैं। अब क्या है कि कंपनियों के मालिकान जो है डॉक्टर असलम अगवानी अरसूका कंपनी के मालिक थे, वो सीईओ ड्रैब बन गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमने साबित किया। अभी शेख अख्तर साहब थे, वो नैब के रिकॉर्ड में मुर्दा थे, उनकी पीएचडी डिग्री जाली थी, वो सीईओ ड्रैब रहे। अब कोर्ट के जरिए जो वो फारिग हुए हैं, अब वो 22 साल से 30 साल से वो इंक्रीमेंट ले रहे थे एक जाली पीएचडी डिग्री का, उस पर किसी इदारे ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अब जब भी प्राइस का चेकिंग का सिस्टम आता है तो ये जो ड्रग अथॉरिटी है उनके ये मामला हम पहले भी उठा चुके हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या किया जाए, क्या पॉलिसी जाए कि ये मामला जरा कंट्रोल में रहे? हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि 1 मॉलिक्यूल 1 साल्ट 1 प्राइस होनी चाहिए, और बजाय के ड्रैब कंपनियों से प्राइस मांगती फिरे, उनको चाहिए कि 1 साल्ट की एक कीमत हो। और मुखलिस लोग जो हैं ड्रैब में, सीईओ ड्रैब जो है 1.25 साल हो गया, कोई ड्रैब का सीईओ कोई नहीं है। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, बाकी जफर मिर्जा साहब जो है वो सही काम नहीं कर रहे और वो तवज्जो नहीं दे रहे। अब क्या है कि ड्रग इंस्पेक्टरों के पास जितने तक प्राइस वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म नहीं होगा, आम ड्रैब की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है ये डाटा होना चाहिए। जेनेरिक सिस्टम, अगर जेनेरिक सॉल्ट मार्केट में ओपनली अवेलेबल हो तो क्या उससे जो ब्रांडेड सॉल्ट है उसकी कीमत में कोई फर्क पड़ सकता है?
जी बिल्कुल पड़ेगा। अब क्या है कि सरकारी डॉक्टर्स हैं वो कंपनियों के मुफाद के लिए मतलब ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हर मेडिकल स्टोर में अगर गवर्नमेंट चाहे तो 15 या 20 फार्मास्यूटिकल कंपनियों को पब्लिक पार्टनरशिप में अगर ले ले तो वो जेनेरिक बनाए गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट खुद टेंडर में जो खरीदती है वो 2 रुपए की गोली खरीदती है, पब्लिक के लिए वो 100 रुपए की है। 4000 का स्टैंड इंपोर्ट होता है बाहर से और 2 लाख रुपए का बिकता है। तो सारी ये ड्राइव की पॉलिसीज जो हैं ये सिर्फ अवाम के खिलाफ क्यों जाती हैं? मरीज कुछ पॉलिसीज क्यों हैं? सारी आपको साफ जाहिर है कि ड्राइव सरकारी की जो मुलाजिम पॉलिसीज मरीज कुछ हैं, कहना है जनाब नूर मोहम्मद साहब का, जो कि पाकिस्तान ड्रग लायर फोरम के सदर हैं और फार्मासिस्ट हैं। नूर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एग्जैक्टली जी। अब आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं कि जब जहां अद्वियात की कीमतों में तो इजाफा हो ही रहा है, वहाँ जिसका दिल चाह रहा है वो अपनी मर्जी से इजाफा करता जा रहा है। उसके पास जिसका जितना वस है उसकी उतनी करप्शन हो रही है। और ईद कुर्बान की आमद से कबल सब्जियों और मसाला जात की कीमतों में अब होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज अब आवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। मटर, गोभी, पालक और दीगर सब्जियां जो कि आवाम की रेगुलर इस्तेमाल की हैं, अब उनकी कीमतें आसमान से बातें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इंसान खाए तो क्या खाए। हमारी अद्वियात की कीमतें यहाँ पर महंगी होती जा रही है। मुझे लगता है कि कहीं वो टाइम ना आए कि लोग जो मेडिकल स्टोर्स का रुख करना छोड़ दें और उसके बाद फिर वही हुक्मा के पास जाना शुरू कर दें और फिर टोटके लेना शुरू कर दें अपने मर्जों के लिए। ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या खाया जा सकता है। एक लहसुन अदरक की अगर हम बात करें तो वो एक पाव 120 रुपए का। आप खुद सोचें कि ये जो अगर आम जो है और लहसुन अदरक हर हंडिया में डलता है, टमाटर 100 रुपए में मिल रहा है, प्याज की कीमत ये बढ़ती जा रही है, तो अब लोगों को समझ में नहीं आ रही। रोटी 15 रुपए की हो गई है। तो अब वो तमाम तर चीज़ें जिससे एक गरीब आदमी अपना पेट भर सकता है, यानी कि एक रोटी की बात कर लें, हम सालन की बात नहीं करते, वो रोटी भी अगर इतनी महंगी होगी तो गरीब आदमी अगर खाए भी तो क्या खाए। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से हम अपने नुमाइंदे उल्फत मुगल की इस रिपोर्ट में। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। टमाटर 90 से 120 रुपए, लहसुन 180 और अदरक 380 रुपए में फरोख्त हो रही है। टमाटर आज 100 रुपये है, मैं 120 भी लेके गया हूँ। बाकी जैसे ये लाकी है, ये परसों मैं 120 लेके गया हूँ। मटर, पालक, गोभी, भिंडी, टिंडे की कीमतों को भी पर लग गए। गरीब का कहना है कि हर आने वाला दिन नई नई मुश्किलात ला रहा है। आवाम ही ऐसी है कि हर मौके का फ़ायदा उठाती है। अब ईद आने वाली है, मंडी में ही अब काम जो सा महंगा हो गया है। ठीक है, अब दुकानदार क्या करें, उन्होंने भी अपना काम चलाना है। बहुत महंगे है रेट, तो आसमानों पे बातें कर रहे हैं। क्या करे गरीब, बहुत मुश्किल है। दुकानदारों का कहना है कि ज़िले इंतजामिया दुकानदारों को हिरासा करने के बजाय मंडियों में कीमतों को कंट्रोल करे तो सब्जियां सस्ती हो सकती हैं। कैमरामैन आफ्ताब शाह के साथ उल्फत मुगल, एयरवे न्यूज़, लाहौर। जनाब ईद कुर्बान नज़दीक है, सब्जियों की कंजम्पशन कम हो रही है, लेकिन जो मुनाफा खोर हैं वो सब्जियां ख़राब करके पलटाने पे तो राज़ी हैं, लेकिन आवाम को वो सस्ती मुहैया नहीं करना चाहते और इसी वजह से ये सारा मामला आपके सामने है। अब वो तमाम तर सब्जियां देखें, जैसे टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, ये वो चीज़ें हैं जो कि हंडिया में डलती डलती हैं, इनको अलहदा से नहीं बना सकते। हाँ, अगर हालात ऐसे हो जाए तो फिर ऐसे ही होगा कि आने वाले दिनों में अल्लाह ना करे कि हम रोटी के साथ चटनियाँ खा रहे हो या फिर सिर्फ टमाटर या सिर्फ प्याज खाएं। मतलब वो जो बुरे हालात में जो तशवीश जाती थी ना कि जी तो हम सिर्फ एक रोटी के साथ प्याज खा लेते हैं कि कहीं ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए। लेकिन ये वो सिचुएशन है कि अब आवाम के तो बस से सिचुएशन बिल्कुल आउट होगी। वे उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने सर्वाइवल के लिए अब क्या करें। और अगर आप बीमार भी पड़ जाए तो आपको सोच समझ के बाद बीमार होना पड़ेगा, क्योंकि जो अद्वियात हैं वो अद्वियात भी महंगी हो गई हैं। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी यानी कि NPMC ने कहा है कि आम खाने पीने की अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चले जी, बड़ा शुक्र है उन्होंने कह दिया और अब उनकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद में फाइनेंस एडिशनल सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में हिदायत की गई कि मुतल्लिका हुकाम और सूबाई हुकूमतें कम कीमत पर ज़रूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाएं और कीमतों में दिन ब दिन इजाफे के बढ़ते हुए रुझान को ख़त्म करने के लिए मुनासिब इकदाम भी किए जाएं। साथ ही साथ मार्केटों में कीमतों की मॉनिटरिंग के सिस्टम को
فعال کیا جائے، اور اگر یہ ہو جائے جس کے حوالے سے بات کی جا رہی، کیونکہ شفاعت بابر اعوان صاحب نے کیا کمال بات کی، کیا کہا جی انہوں نے؟ نوٹس بھی لیا، ککھ نہ لیا، ککھ نہ لیا. ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہے. جس چیز پہ نوٹس لیا جاتا ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے، آٹا ہو، چینی ہو، اور اجناس کی قیمتیں آلریڈی بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی. اب اجناس کی قیمت کی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ جی دودھ والے بھی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی دودھ اس لیے مہنگا ہے کیونکہ اجناس کی قیمت مہنگی ہے. تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. وہ ظاہر بادام کھلاتے ہوں گے بھینسوں کو، تو ظاہر بادام اب جہاں 2000 روپے کلو ہو گئے ہوں گے تو ظاہر وہ آبویسلی وہ ٹینشن ہو جاتی ہے. لیکن این پی ایم سی نے یہ جو نوٹس لیا ہے، اس نوٹس کے بعد تو جب آپ یہ کمیٹیوں کے پاس جائے گا نوٹس اور ان کو پتہ چلے گا کہ جی اجناس کی قیمتیں کنٹرول کرنی چاہیے، وہ کمیٹیاں عوام کو کیا کہیں گی؟ وہ کہیں گی جی آپ ان اشیاء کی خریداری بند کر دیں، آپ ان کو ساڑھے دن رہنا، جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا. مطلب آپ نے جو کرنا ہے آپ خود کریں، آپ ان کا بوائیکاٹ کر دیں، آپ وہ چیزیں نہ خریدیں. جب آپ وہ چیزیں نہیں خریدیں گے تو وہ چیزیں مارکیٹ میں رہیں پڑی پڑی گل سڑ جائیں گی، تو پھر لوگوں کو ہوگا نہیں ہم نے ان کو بیچنا ہے. تو پھر نہیں وہ لوگ بھوکے رہیں، تب تک لوگ کیا کھائیں؟ انہوں نے بھی کچھ کھانا ہے نا. جو چیزیں جس طرح سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آگے شاید فاقوں کے حالات بھی شاید قریب آ جائیں، کیونکہ لوگ بیماروں نے بھی افورڈ نہیں کر سکتے نا. ادویات کو تقریباً 6 دفعہ 2 سال میں مہنگی ہو چکی ہے. میرے خیال میں شاید یہ اس مہینے میں اس 6 ماہ میں 3 اضافے ہو چکے ہیں، تو باقی تو ماشاءاللہ فضل ہے. آگے چلتے ہیں جناب، اور اب بات کرتے ہیں جناب نیند کے حوالے سے. بالکل جی، نیند کے حوالے سے تو بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو ہمارے سیاستدانوں کی طرف بھی اگر ہم رخ کریں اور جب ان سے اپنی مشکلات کے حوالے سے بات کریں تو وہ اس کو ہلکا سا پیچھے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ بلیم گیم جو ہے مسلسل جاری رہتی ہے. اب وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ صاحب نے وفاقی وزیر توانائی پر لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر پارلیمنٹ کو گمراہ کرنے کا الزام لگا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے پر وفاق سنجیدہ نہیں ہے. دوسری جانب وفاقی وزارت توانائی نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ سندھ حکومت نے بجلی چوروں کے خلاف کارروائیوں میں تعاون ہی نہیں کیا. بعض کیسز میں اکارڈنگ ٹو منسٹری آف پاور، بعض کیسز میں تو مقدمات کے اندراج میں بھی رکاوٹ ڈالی گئی. بجلی وافر موجود ہے، لیکن بجلی نہ تو مفت بنتی ہے اور نہ ہی مفت تقسیم کی جاتی ہے. اس لیے وفاق کی جانب سے بجلی مہنگی بھی کی گئی. ہے نا یار، یہ آپ خواص کی باتیں کریے، عوام کی باتیں نہیں ہیں. تو جناب یہ ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے اور یہ معاملہ ہے، لیکن اور اس حوالے سے پیکج بھی ہے شفاعت، وہ اپنے ناظرین اپنی عوام کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ پائلٹس کے حوالے سے اپنے پہلے دن کے موقف پر قائم ہیں. 262 پائلٹ کے خلاف تحقیقات کی گئیں اور انکوائری مکمل ہونے والوں کو برخاست کر دیا گیا. باقی رہ جانے والے پائلٹس کی تحقیقات جاری ہیں اور بیرون ملک کام کرنے والے 104 پائلٹوں کو تحقیقات کے بعد کلیئر قرار دیا گیا ہے، ایسا کہنا ہے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا. ان کے ایک دوست آتے تھے ان کے ساتھ شطرنج کھیلنے کے لیے، اور ان کی بازیاں صبح ناشتے کے بعد شروع ہوتی تھیں اور اکثر رات کے ٹائم وہ جو ہے وہ بازی ادھوری چھوڑ کے چلے جاتے تھے، پھر اگلے دن آ کے ریزیوم کرتے تھے. 3 دن ایک مقابلہ چلتا تھا، حتیٰ کہ ہماری دادی مرحومہ اللہ ان کو بھی غریق رحمت کرے، پھر آخر میں ان کی ایک جو ہے نا ایک زبردست آواز آتی تھی. تو اتنا آسان ہوتا ہے وہ جو اس کو پلٹ دے آرام سے پھینک دے؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ظاہر ہے وہ دادی ذرا احترام بھی تو کرتی تھی. نہیں وہ تو جب لوڈو کھیل رہے ہوتے تو لوڈو کھیلتے ہوئے نہیں سے بڑے جب پڑھنا رہے پھر وہ ایک دم لوڈو کو پھر اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ دادا کے دوست آتے تھے تو میری دادی دروازے ہی نہیں کھولتی تھی. ویری گڈ، یہ آپ کی دادی نے بڑا اچھا کیا. خیر جی، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینے کے لیے جا رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ کو پتہ ہے کہ جولائی کا مہینہ ویسے تو مانسون کا مہینہ بھی ہوتا ہے، بارشیں بہت زیادہ برستی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو مہینہ ہوتا ہے اس میں شدید گرمی پڑتی ہے اور بارش سے گرمی کا کہیں نہ کہیں زور ٹوٹ بھی جاتا ہے. اور پھر جیسے مانسون کا سیزن آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مانسون کے سیزن میں مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہونے لگ جاتی ہیں شفاعت، کیونکہ کہاں ایک دم گرمی تپش اور کہاں ایک دم ٹھنڈی برسات، ٹھنڈی ہوائیں. جی جناب، اور چونکہ ہوا میں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ کی اسکن پہ موئسچر آتا ہے اور اس کی وجہ سے اگر اپنی ہائیجین کا خیال نہ رکھا جائے تو اسکن ریشز ہوتے ہیں، اسکن الرجیز ہوتی ہیں. اور بعض اوقات ہوا میں نمی کے تناسب چونکہ اتنا زیادہ ہوتا ہے
تو بہت سارے لوگوں کو سانس میں تنگی بھی محسوس ہوتی ہے، اور اسی ہوا کے نمی کے تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں کہ چونکہ جہاں صفائی زیادہ نہیں ہو سکتی، جیسے کہ کان ہے یا جسم کے دوسرے حصے ہیں، وہاں پہ بیکٹیریا کی گروتھ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پرابلمز کریٹ ہو سکتے ہیں اور انفیکشنز ہو سکتے ہیں۔ کیسے بچا جائے ان سارے انفیکشن سے اور کیسے بات کی جائے ان سب معاملات پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سیف، انہیں ہم شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے گا سر کہ جو ساون سے یا مانسون سے یا اس ہیومڈ انوائرمنٹ سے جو الرجیز ریلیٹڈ ہیں ان کا کوئی حل ہے، کسی طرح سے انہیں اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ آلٹرڈ رسپانس ہوتا ہے آن ایکسپوجر ٹو این الرجن جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں یا آپ کے آلودہ پانی میں جو مانسون میں بہ رہا ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں۔ گرمی بھی آج کل بہت زیادہ ہے، یا تو پانی کا بارش کا پانی ہوتا ہے یا پھر ہوا میں اتنی گرمی کی وجہ سے ڈسٹ اور پولن کی وجہ سے یہ ریاکشن ہوتا ہے۔ بہت ایگزاجریٹڈ ریاکشن ہوتا ہے، اس میں آپ کی ناک بند ہوتی ہے، آپ کا سینس آف اسمیل کی آلٹریشن ہوتی ہے آج کل کووڈ کے زمانے میں۔ اس کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں کووڈ تو نہیں ہو گیا۔ تو پراپر مینجمنٹ آف الرجیز کو بہت ضروری ہے، جس میں جو نزلہ بہتا ہے اس کا پراپرلی دوائیوں سے کنٹرول رکھا جائے تاکہ اس کنفیوژن میں نہ ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ نزلہ بھی ہوتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے، اور کچھ بزرگ ہمیشہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ جو پرانی دردیں ہیں وہ مانسون کے سیزن میں ایک دم سے فریش ہو جاتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ مانسون اور یہ انٹینس ہیٹ چینج آف ویدر کی وجہ سے جو ہیومیڈیٹی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہمارے الرجنز جو ہے بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں ہوا میں، کچھ حد تک کم بھی ہو جاتے ہیں بارش کی وجہ سے، مگر پھر یہ جو ہے گندا پانی اور سویج ہماری مکس ہوتی ہے اور لوگ اس میں نہاتے ہیں تو ڈفرینٹ الرجی اسکن پہ ہو، ناک پہ ہو، یہ آلٹرڈ ریاکشن امیون سسٹم کا آلٹرڈ ریاکشن جو ہوتا ہے یہ افیکٹ کرتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ بہت سارے لوگ ہیں، خاص طور پر میری طرح کے جو لوگ ہیں، ان کا مائیگرین ٹریگر کر جاتا ہے، خاص طور پہ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، تو باقی الرجنس کو تو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن باقی ٹریگرز کو بھی خیر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہوا میں نمی کسی طرح سے اوائڈ نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جی بیسکلی یہ مائیگرین کا جو ہے یہ سٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ سائنسز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ سائنسز وہ چہرے کی ہڈیوں میں ایک خلا کو کہتے ہیں جو نارملی ہوا سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ الرجی کی ایگزازبیشن کی وجہ سے یہ جو ہے نزلے سے بھر جاتی ہے اور پھر اس میں جراثیم لگ جاتے ہیں۔ یہ جراثیم آپ کے ہوا میں ہوتے ہیں اور جب یہ لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کو سائنسائٹس کی کنڈیشن ہو جاتی ہے جس میں مائیگرین بھی ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے اگر دوائیوں سے کنٹرول نہ ہو تو پھر سرجری کی ایک طرف ہمیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ضرور کہیے گا، دیکھیے جب موسم بدلتا ہے، برسات ہوتی ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے برسات کے حوالے سے لوگوں کا ہمارا کھانے کا ٹرینڈ کتنا چینج ہو جاتا ہے۔ جو ہم غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں جس میں موسٹلی فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں، ان کا کتنا کردار ہوتا ہے ہماری انہی تمام تر الرجیز اور بیماریاں جو کہ مانسون کی بارشیں جو بدلتا ہوا موسم لے کر آ رہا ہے اس کو ایگریویٹ کرنے میں؟ کچھ خاص کھانے ہیں جیسے نٹس ہو گئے، آپ کا فش ہو گیا، ایگز ہو گئے، یہ الرجی ٹریگر کرتے ہیں، اور دودھ ہو گیا۔ تو اگر ان چیزوں پہ اگر آپ کنٹرول کرا جائے اس زمانے میں تو آپ کو الرجیز میں آپ کے الرجیز خاصی ریلیو ہو جاتی ہیں۔ اچھا چلیں جی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ کوئی ابھی ساون کا مہینہ چل رہا ہے، ساون کے بعد بھادوں آئے گا جو صرف ہبس ہوتا ہے، ٹھیک ہے اس میں برسات کا پانی نہیں ہوگا لیکن ہبس بہت شدید ہوتا ہے، تو اس میں کوئی خصوصی احتیاط اگر آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں؟ یہ جو ہبس ہوتا ہے اس میں ایک تو آپ کو فیس ماسک پہنے، اور آپ جو ہے ہبس کے آپ اوائڈ کچھ حد تک کر سکتے ہیں، بٹ زیادہ اس کے لیے آپ کچھ کر نہیں سکتے ایکسیپٹ آپ پراپرلی اپنی الرجیز کو مینیج کریں، اور پھر جہاں کنٹرول نہ ہو تو پھر آپ فنکشنل انڈوسکوپک سائنس سرجری کی وجہ سے جو ہے اس کو کنٹرول کریں۔ ڈاکٹر صاحب کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ہر گھر میں ایک ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کے اپنے بھی ٹوٹکے ہوتے ہیں، وہاں پر اس کو آپ کو پرسکرائب کرنے کے لیے 100 قسم کی ادویات بھی ہوتی ہیں۔ ہر الرجی میں لوگ آپ کو
डिफरेंट जो एंटी एलर्जीज के वाले से बता भी देते हैं, फिर उसके बाद बुखार हो तो वही लोग आपको रिकमेंड कर देते हैं कि जी 5 दिन का एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी कर लें। कितना खतरनाक होता है हमारी सेहत के लिए ये? See, anti-allergics are fine. Antibiotics ऐसे ही आप यूज़ करते रहे तो क्या होता है कि उसमें रेजिस्टेंस पैदा होती है, फिर आपको जो वो रेजिस्टेंस पैदा होती है वो एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं होता, फिर then you are left with no other option but to use surgical means, जैसे आपका endoscopes हैं, microdebrider हैं, laser हैं, just to relieve those symptoms. So you have to be very careful कि आप antibiotics without proper consultant opinion या किसी proper doctor opinion के ना लें, खुद से ना लें। सही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, हमें इस हवाले से आगाही देने के लिए। इंशाल्लाह मजीद भी हम आपसे इस हवाले से लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें मालूमात फराहम करने के लिए। आगे बढ़े जी। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि लाहौर के एक आर्टिस्ट ने दास्तान कोई को डिजिटल आर्ट और मौसीकी से मिलाकर अब एक नया रंग दे दिया है। अब्दाल मुफ्ती ने पाकिस्तान के मशहूर गानों और मुसव्वरी के ज़रिए मुआशरे की अनकही कहानियों को एक नया रूप दिया है। से कितने मज़ेदार लग रहा था शफाक, मेरी तो दाढ़ भी गिली नहीं, मैं तो चाह रही थी मैं एक और गाना देखती। इन्होंने किसने ज़बरदस्त तरीके से मुसव्वरी से वो जो प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं, और फिर साथ में इन्होंने बताया ना कि मतलब नाना बू से भी इन्होंने इंस्पिरेशन ली हुई थी। जब वो अपनी नानी से मिलने के मतलब उनकी नानी से मिलने के लिए साइकिल पे जाया करते थे, तो उनकी भी मोहब्बत की स्टोरी को उन्होंने कितने खूबसूरती से मुसव्वरी में ढाला हुआ था, कितना अच्छा लग रहा था। चले जी, ये तो एक बड़ी खूबसूरत सी बात है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी टाइमलाइन में मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी जगह पे पहुंचते हैं तो उस जगह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। ओह यस। मैं बात कर रहा हूँ जनाब एक अमेरिकन कोरियोग्राफर जिनको पाकिस्तान पसंद आया हुआ है। कुछ साल पहले वो आई पाकिस्तान और यहाँ पे उन्होंने स्कूल ऑफ टुमारो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उन्होंने एक टॉक देनी थी, और एक सेशन उनका था, और उस सेशन में इस्लामाबाद में थी, और वहाँ से वो आई लाहौर, और उसके बाद उनको वो जो है ना स्कूल ऑफ टुमारो के बाद उन्हें इतना पसंद आ गया लाहौर की, उन्होंने कहा बहन हम वापस नहीं जाना। बिल्कुल जी, और जिलियन रोड्स में है, मैं आपको बता दें वो बेसिकली 2017 में इस्लामाबाद में, जैसे भी शफात बता रहे थे, कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आई थी, और फिर उसके बाद वो लाहौर भी गई। फिर उन्होंने प्लान बना लिया, लेकिन उनको फिर ये शहर इस कदर पसंद आ गया कि जिलियन यहीं की होके रह गई, और 2.5 साल से, मज़े की बात है, ये पाकिस्तान में ही हैं और कई प्रोग्राम्स में अब तक परफॉर्म भी कर चुकी हुई हैं। बड़ी ज़बरदस्त उर्दू बोलती है, और इसका सबूत अब से थोड़ी देर बाद जिलियन खुद आपको देंगी। हमसे बात करने के लिए मौजूद है अमरीकी कोरियोग्राफर जिलियन रोड्स। जिलियन अस्सलाम वालेकुम, हम आपको बाखबर सवेरा में खुश आमदेद कहेंगे। आई एम श्योर कि आपको उर्दू समझ आ रही है, और आप उर्दू अच्छी बोलेंगी भी, क्योंकि मैंने लोगों को बता दिया है। हाँ जी, मुझे समझ आ रही है। अब ऑब्वियसली वो फोन पर बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। हो जाएगा, दैट्स इनक्रेडिबल। अच्छा जिलियन, आप राइटर हैं, आप कोरियोग्राफर हैं, आप स्टोरी टेलर हैं, और आप पूरी दुनिया में घूम चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप पाकिस्तान में लाहौर में आके ठहर गई हैं, तो ये ठहराव की क्या वजह है? सॉरी, दोबारा आप you're a performer, you're a storyteller, you're a choreographer, or and you have traveled all over the world, but still you are residing in Lahore and you've stayed in Lahore. So why are you still staying in Lahore? Why are you not traveling any further? क्योंकि अभी तक लाहौर में अच्छा काम है। That's incredible. अच्छा, ये सिर्फ अच्छे काम से मोहब्बत है आपको, या फिर आपको लाहौरी भी अच्छे लगने लग गए हैं जिलियन? बस ऑब्वियसली दोनों तो बिल्कुल ज़रूरी है, मतलब कि वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लाहौर की लाइफ बहुत पसंद है, और अच्छा काम है, अच्छा खाना है, तो इसकी सारी चीज़ वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं इधर हूँगी जब तक वो सारे ठीक है, मैं इधर हूँगी। अच्छा जिलियन, आपकी एक वो वीडियो में हमने देखा था हसन अली, शोएब अख्तर और आपसे भी बातचीत हो रही थी, वो क्या मामला था, वो ज़रा एक्सप्लेन कर दें, जिसमें आपने हसन को कहा भाई तू रहने दे। क्या कहते हैं, हम लोग शूट पर थे, वो एक शूट टेक्नो मोबाइल टीवी कमर्शियल बनाना, और इसमें उसका स्पेशल गेस्ट शोएब अख्तर, और मैं भी इधर थी, वो कुछ
साइड रोल करने के लिए और वैसे हम वो बात शुरू करते और उसको पता लगा कि मुझे उर्दू आती है तो उसने कहा था वो बिल्कुल मेरी यूट्यूब चैनल के लिए कुछ प्रैंक बना लो, हम हसन अली को कुछ प्रैंक करेंगे तो you know you'll pretend that you don't speak उर्दू और इसके बाद वो बीच में वो कुछ हैरान बन जाएगा। अच्छा जी जी, बहुत मुश्किल है आपको देख के इस बात को मतलब हज़म करना कि आप उर्दू बहुत अच्छी बोलती हैं। यहाँ पे तो लोग कितना मज़ा आता होगा आपको लोगों को सरप्राइज़ करने में जब लोग आपसे एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो कि जी आपको उर्दू बोलनी आती हो, या किसी दुकान पे भी जाती हो तो वो आपस में जब उर्दू में बात कर रहे हो और आपको समझ आ जाती हो। हाँ जी, वो लोग हमेशा बहुत हैरान हैं वो, क्योंकि मुझे लग रही है कि उनको नहीं पता है कि वो कुछ फॉरेनर्स उर्दू सीख सकते हैं, बट ऑब्वियसली सीख तो सकते हैं। और मेरे लिए तो बिल्कुल लाइक सबसे ज़रूरी है कि अगर आप किसी मुल्क में रहते हैं तो उनकी ज़बान बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि वो अगर आप उनकी ज़बान नहीं पता है तो बिल्कुल हमेशा मेहमान हो, हमेशा मेहमान, इसकी और कुछ अलावा नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने बहुत वो स्टार्ट से बिल्कुल आई थिंक पहले महीने से मैंने स्टार्ट से वो उस्ताद लिया और इससे बिल्कुल हर हफ्ता जब मैं कर सकती हूँ काम के साथ, लेकिन हर हफ्ता मेरे पास क्लास है और करती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी। इनक्रेडिबल जिलियन। अब मैंने आपका एक सेशन सुना था, आपने कंबोडिया का भी जिक्र किया और आपने कंबोडिया के हवाले से बताया भी आप वहाँ भी रहीं और वहाँ की भी ज़ुबान आपने सीखी। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप पाकिस्तान की कोरियोग्राफी जो कि आपका स्पेशलिटी है, आपका फोटे है, ज़रा उसके हवाले से बात करें। आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोरियोग्राफी जो है वो एक बड़ा अच्छा करियर बन सकता है बहुत सारे लोगों के लिए? हमें सब कुछ पॉसिबल है। Let's start from there. Okay. सब कुछ तो पॉसिबल है। लाहौर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, मतलब कि पोटेंशियल टैलेंट बहुत, लेकिन जो नहीं है पाकिस्तान में अभी तक इज ट्रेनिंग, क्योंकि अभी तक वो कोई स्कूल जैसे लाइक परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट्स इस तरह कुछ नहीं है, स्टूडियोज, डांस स्टूडियोज वगैरह। तो ऑब्वियसली मेरा स्टाइल सीखने के लिए जैसे कंटेम्पररी बैले ये तो काफ़ी मुश्किल है बिल्कुल। लेकिन जो मैंने देखा यहाँ से तो potential, obviously there's so much potential here. लोग तो अच्छा ख्याल है। मैंने अभी वो BNU के एक कोरियोग्राफी क्लास सिखा रही थी। During the lockdown it was all online, and you know the ideas that my students were bringing were सही। really अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अब यूनिवर्सिटीज़ में भी अब जो कोरियोग्राफी की क्लासेस होती हैं। अच्छा, ये बताइएगा आपने दुनिया में परफॉर्म किया है और आप पाकिस्तान में परफॉर्म करती हैं, यहाँ की ऑडियंस इस आर्ट को कितना अच्छे तरीके से रिसीव करती है when it comes to dance? I think what's interesting जो काफ़ी दिलचस्प है यहाँ से पाकिस्तान में कि audiences खास तौर पर you know in the West वो जो audience especially dance के लिए वो बहुत like silently you know calm देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो हमेशा लोग बोलते, वो आपस में डिस्कस करते हैं, वो कुछ अगर कुछ अच्छा लगे तो वो क्लैप करेंगे और it's like instant feedback और ये बहुत मज़ेदार और मज़ा आया परफॉर्मेंस करने के लिए। and I think it's just you know जो मैं करती हूँ it's contemporary dance, लेकिन it's storytelling, right? It's मैं कुछ हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक कहानी ऑडियंस को बताते हैं और I think that's universal. सब लोग समझ आ सकते हैं and I you know that's the feedback that I've received. जिलियन, अमेरिकन डांस रूटीन्स भी पाकिस्तान में they're equally popular, चाहे वो ब्रेक डांस हो, चाहे वो चा हो, चाहे वो स्ट्रीट डांसिंग हो। इनफैक्ट कुछ स्ट्रीट डांसर्स को जो कि लियारी से थे we have invited on our show and we've interviewed them. बहुत सारे लोग हैं उन्हें अमेरिकन डांस रूटीन सीखने का बड़ा शौक है और वो लाहौर से बाहर भी रहते हैं। तो कोई आपका कोई प्लान है लाहौर से बाहर आना, कराची आना या इस्लामाबाद जाना और इस डांस रूटीन्स को, अमेरिकन डांस रूटीन्स को जो लोग सीखना चाहते हैं उनको सिखाना? Actually क्योंकि मैं अभी 8 साल से अमेरिका छोड़ दिया, मुझे वो अमेरिका की डांस रूटीन्स कुछ नहीं पता है कि उधर क्या बना रहे तो actually
what I would like to teach is mostly the technique, right? जो compositionally choreography technique दस के जो लोग इधर है वो उनके अपने ख्याल कुछ pieces बना सकते हैं. सही. अच्छा जुलिन ये बताएगा कि अब 2.5 साल हो गए हैं आपको पाकिस्तान में आते हुए, कुछ पाकिस्तानी डिशेस भी खाना भी पकाना आपने सीखा है? मुझे कुछ पकाना नहीं आती है लेकिन ऑब्वियसली खाना मुझे यहाँ से खाना अच्छा लग रहा है. अभी 6 महीना के लिए मैं वेजिटेरियन बन गई तो यहाँ से वो जो सारे दाल जो सारे वो सब्जी वालों मुझे बहुत पसंद है. सही. ओके, थैंक यू सो मच. जीलियन रोड्स हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ही मज़ा आया और सबसे मज़े की बात पता चल गया, कंफर्म हो गया, ठप्पा लग गया जीलियन पे लाहौर होने का जब जीलियन कहती हाँ जी, जैसे मैं भी हमेशा से कहती हूँ हाँ जी. खैर जी, अभी आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चलें कि पहले भी कई शख्सियात हुकूमतों में अहम जिम्मेदारियाँ निभाती रही हैं. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि असासों की तफसीलात की रिवायत इमरान खान की हिदायत पर PTI ने डाली है. दोहरी शहरियत के मामले पर देखना यह है कि कानून और आइन क्या कहता है. आपको एक बार फिर बताते चले कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि किसी भी दीगर ओहदे के हवाले से ऐसी कोई कदगन मौजूद नहीं है. कानूनन कोई भी शख्स दोहरी शहरियत का हामिल हो सकता है, लेकिन वो सेनेटर या रुकने कौमी असम्बली नहीं बन सकता. जमहूरी रवायात में अवामी मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत अफजल होती है. अवामी मुंतखब नुमाइंदों को अवाम का एतमाद हासिल होता है. कहना था शाह महमूद कुरैशी का. और अभी आपको ये भी बताएं कि साउथ एशियन गेम्स में 3 पाकिस्तानी एथलीट्स के डोप टेस्ट मस्बत आने पर पाबंदी का खदशा है. महबूब अली और मोहम्मद नईम पर 4 साल और समीउल्लाह पर 2 साल पाबंदी का इम्कान है. साथ में आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट समात PTI हुकूमत के मुशीरों की हैसियत के खिलाफ दरखास्तों पर समात. दरखास्त गुजार रुकने कौमी असम्बली मोहसिन नवाज रांझा अदालत में पेश हुए हैं और कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुशीर वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है. इस हवाले से हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे से, हमारे साथ वो मौजूद है, ज़रा उनसे तफसीलात जानते हैं. जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं अभी तक. जहांगीर असलम हमारे साथ मौजूद हैं. जी जहांगीर बताइएगा क्या तफसीलात आई हैं इस हवाले से अभी तक. के जस्टिस आमिर फारूक ने की समाअत के दौरान रुकन कौमी असम्बली मोहसिन नवाज रांझा अदालत में पेश हुए थे और मौक़िफ़ अपनाया था कि वज़ीर आज़म के मुशीर जो हैं वो काबीना का हिस्सा आईनी तौर पर नहीं बन सकते, जबकि सिर्फ सब कमेटी के अंदर बैठ सकते हैं, वहाँ फैसला दे सकते हैं, लेकिन वफाकी काबीना के हिस्सा नहीं है मुशीर. जिस पर अदालत ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत में भी वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किया जा चुका है और अदालत ने जो वफाक की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद अदालत में पेश हुए थे और मौक़िफ़ अपनाया था कि मुशीर काबीना के सब कमेटी के हिस्सा नहीं बन सकते हैं और इस बात की तस्दीक कर दी है. और जो है अदालत ने 2 हफ्तों तक के लिए समाअत मुलतवी करते हुए दोबारा जो है नोटिस जारी कर दिया वफाकी हुकूमत को जवाब दाखिल कराने के लिए. जी सही, बहुत शुक्रिया जहांगीर असलम आपका मैं तफसीलात से आगाह करने के लिए. यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा. ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में. इस्लामाबाद की जी मरगज़ार चिड़ियाघर में गुज़िश्ता 35 साल से एक एशियाई नस्ल का हाथी मौजूद है, उसका नाम है कावन और ये इस्लामाबाद का वाहिद हाथी है जी. और फाइनली अब इसकी रिटायरमेंट की एज आ गई है और अब इसको अपॉन हिज रिटायरमेंट भेजा जा रहा है एक सेंचुरी में जो कि डिज़ाइंड है हाथियों की अफजाइश की, हाथियों को एक सेहतमंद माहौल फराहम करने की, और वो सेंचुरी है कंबोडिया में. इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं. और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुशीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब. उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे. मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में वक्त किया. मलिक साहब ये कहेगा कि कावन की अब वापस की उसको कंबोडिया पहुँचाने के लिए मुंतकिल करने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं और कब तक मुकम्मल हो जाएंगे इंतजाम. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये आपने सारी हिस्ट्री तो अपने रिपोर्ट में बता दी है. अब कावन का अब नेक्स्ट स्टेप ये है जी कि यहाँ पर एक एक्सपर्ट कमेटी कंबोडिया की जो सेंचुरी है एलिफेंट सेंचुरी वहाँ से आ रहे हैं. उनके वीज़ेज़ आजकल प्रोसेस हो रहे हैं. वो यहाँ पर आके इसकी हेल्थ को चेक करेंगे और इसकी जो सूटेबिलिटी चेक करेंगे कि ये ट्रैवल भी कर सकता है कि नहीं. इतना लंबा ट्रैवल है उसमें काफ़ी.
तो अगर उसमें सारी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पूरे हुए तो उसके बाद इसको शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, अब ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि ओवरऑल इसकी अब हेल्थ कैसी है? ये सेहतमंद है, कमज़ोर है? क्योंकि इसके बिहेवियरल इश्यूज़ की काफ़ी शिकायत आती रही है। जी, बिहेवियरल इश्यूज़ इसके रहे हैं और ये हाथियों के हो जाते हैं, बिकॉज हाथी बेसिकली हर्ड एनिमल होते हैं। ये इनको हर्ड्स में रहने की आदत होती है, अकेले रहने की आदत नहीं होती। इसलिए यहाँ पर जिस तरह आपकी स्टोरी में भी बताया गया कि इनकी एक हाथी मंगाया गया था सहेली के नाम से, और फिर उसकी डेथ के बाद इसके इश्यूज शुरू हो गए थे। अभी जो इसकी हालत ठीक है, कल मैं गया हुआ था देखने के लिए भी, और इट इज़ इन गुड कंडीशन। तो लेकिन इसकी जो प्रॉपर चेकअप है वो करेंगे जब कैम्बोडियन एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, और उसके बाद वो ये देखेंगे कि वेदर इसकी हेल्थ इतनी है कि ये ट्रैवल कर सकता है कि नहीं। अब ये भी वाकई देखना होगा कि इसकी ऐसी हेल्थ भी है कि ट्रैवल कर सकता है कि नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया जी मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ हैं। आई एम सो हैप्पी कि फाइनली मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपरस्टार जो है वो गातनी शेर, उन्होंने भी स्पेशली इस वाले से ट्वीट भी किया था, एंड आई एम ग्लैड कि ऐसा होगा, क्योंकि सूजी की तो हालत हमने लाहौर में चिड़ियाघर में देखी थी कि उनकी क्या हालत हो गई। मेरे ख्याल में अब चिड़ियाघरों में ना उसका कुछ कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जानवरों के साथ बड़ा जुल्म होता है। तो जनाब, अब आपसे इजाज़त चाहने का वक्त हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।